हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उजाला डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्ध्य और आवर्ती पर निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के भीतर का छोटा हिस्सा है जिसके लिए मानव आंखें संवेदनशील है और इसका पता लगा सकती है। प्रकाश का रंग इसकी तरंगदैर्ध्य और आवर्ती पर निर्भर करता है। प्रकाश तरंगों में विभिन्न तरंगदैर्ध्य होते हैं। ये तरंगदैर्ध्य वर्णक्रम के लाल सिरे पर 70 नैनोमीटर से लेकर बैंगनी सिरे पर 400 नैनोमीटर तक होते हैं। कम आवर्ती विकिरण अदृश्य होता है, लगभग 400 टेराहर्ट्ज के पर्याप्त रूप से उज्ज्वल स्रोत के साथ अधिकांश मनुष्य मंद लाल रंग को पहचानना शुरू कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 टेराहर्ट्ज बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1012 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पिंड द्वारा किए गए कार्य को कौन सी राशि कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदिश राशि। भौतिक राशि वह प्रणाली का एक गुण है जिसके माप द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एक भौतिक राशि को संख्यात्मक रूप से और इकाई के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक किलोग्राम है। सदिश राशि क्या है? जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। लेकिन सदिश राशि में सदिश नियमों का पालन भी होना चाहिए, जैसे बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, ये सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, गति, कार्य, ये अदिश राशि है। इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि के साथ साथ सदिश राशि भी हो सकता है। यह निश्चित नहीं कि अदिश राशि होगा। किया गया कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कार्य होगा बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। कार्य दो सदिशों का एक अदिश गुणनफल होता है, बल गुणा विस्थापन। आधारभूत राशि या मूलभूत राशि। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। द्रव्यमान, लंबाई, धारा, पदार्थ की मात्रा, दीप्त तीव्रता, तापमान और समय। समय एक ऐसी राशि है जो तीनों पद्धतियों में समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, निकाय का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घूर्णन अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण का विरोध करने के लिए निकाय की प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाली राशि को जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। बिंदु द्रव्यमान के लिए जड़त्व आघूर्ण समय और घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr²। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जड़त्व आघूर्ण होगा, तो ऑप्शन देगा समय और घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि द्रव्यमान अक्ष के निकट स्थित है तो जड़त्व आघूर्ण छोटा होगा। अगर द्रव्यमान अक्ष से बड़ी दूरी पर है तो जड़त्व आघूर्ण बड़ा होगा, क्योंकि घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान कणों की दूरी बड़ी होगी।
जड़त्व गुण अक्ष की स्थिति और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। जड़त्व गुण द्रव्यमान वितरण और घूर्णन अक्ष की एक भौतिक संपत्ति है, लेकिन जड़त्व गुण कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता उनके ऋणात्मक तापमान गुणांक के कारण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूछने की भी संभावना है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है। प्रतिरोधकता यह एक सामग्री की संपत्ति है जो मापती है कि यह विद्युत प्रवाह की कितनी दृढ़ता से प्रतिरोध करती है। धातु की प्रतिरोधकता सीधे तापमान के समानुपाती होती है, क्योंकि इसका तापमान गुणांक धनात्मक होता है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। अर्धचालक क्या है? यह एक क्रिस्टलीय ठोस है जो कंडक्टर और इंसुलेटर की संपत्ति को दर्शाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, आईसी आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध क्या है? हम प्रतिरोध की परिभाषा भी देख लेते हैं। यह प्रतिरोध के रूप में ज्ञात किसी भी संवाहक सामग्री के माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका नियम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण का एक पुनः कथन है। यह बताता है कि ऊर्जा को एक पृथक प्रणाली में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जब ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति गैस में की जाती है तो दो चीजें हो सकती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है या गैस विस्तृत होकर कुछ बाहरी कार्य कर सकती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। यहाँ डेल यू क्या है? आंतरिक ऊर्जा। जब एक प्रक्रिया को प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जाता है तो प्रणाली में की संग्रहित ऊर्जा में बदलाव संख्यात्मक रूप से प्रक्रिया के दौरान शुद्ध ऊष्मा की परस्पर क्रिया से शुद्ध कार्य की परस्पर क्रिया के घटाव के बराबर होती है। चक्रीय प्रक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा डेल यू बराबर 0 होगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आने की इसकी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। दाहिने हाथ के अंगूठा नियम क्या है? यदि हम धारावाहिक चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करे तो तार को घेरने वाली अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। मैक्सवेल का पेचकस नियम क्या है? जब एक दाहिने हाथ को पेचकस अपने अक्ष के साथ है जो धारा ले जाने वाले तार के साथ संपातित है और यदि इसे इस तरह घुमाया जाता है कि धारा की दिशा में आगे बढ़ता है तो जिस दिशा में पेचकस घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदान करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो जाए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और मध्यमा धारा की दिशा को इंगित करती है तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आयन के प्रवाह के लिए विद्युत अपकट्य द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। इसे स्मॉल आर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सेल को आदर्श सेल जब कहा जाता है यदि इसमें शून्य आंतरिक प्रतिरोध हो। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के सीधे समानुपाती होता है। यह एग्जाम में पूछा गया है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड की प्रकृति के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स किरण, रेडियो तरंगों, सूक्ष्म तरंग और दर्शित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे और एक्स किरण। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, यह रेडियो से गामा विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्रम में विभिन्न तरंगों की एक श्रृंखला है। आवृत्ति v बराबर प्रकाश की गति अपॉन तरंग दैर्ध्य। यहाँ c का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रेडियो तरंगे, आमतौर पर सबसे कम आवृत्ति वाला भाग रेडियो तरंगों में होता है। इनकी तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच अथवा 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है। सूक्ष्म तरंग, ये 1 नैनोमीटर से 1 मीटर के सीमा और आवृत्ति सीमा 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। सूक्ष्म तरंग का उपयोग आमतौर पर रडार, संचरण टावर, सूक्ष्म तरंग ओवन आदि में किया जाता है। दृश्य प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक हिस्सा जो मानवीय आंख को दिखाई देता है। इसकी सीमा लगभग 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है, न कि यांत्रिक तरंग, क्योंकि वे क्रिस्टल द्वारा विक्षेपित होती है। ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान तो बढ़ेगा और ऊर्जा और आवृत्ति का मान घटेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात। सामान्य तौर पर स्थायी चुंबक बनाने के लिए लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट और कुछ विरल मृदा धातुएं। इस्पात यह लोहे की एक मिश्र धातु है, अतः इसे भी स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। लोहा, निकेल या कोबाल्ट युक्त मिश्र धातुएं चुंबकीय रूप से मंद होती है और इनका विचुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। एल्यूमीनियम, निकेल और कोबाल्ट की मिश्र धातु का इस्तेमाल भी स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यास्थता का मापांक को परिभाषित करता है। हुक का नियम प्रत्यास्थता के मापांक को परिभाषित करता है। हुक का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। प्रतिबल समानुपाती विकृति, लेकिन यह प्रत्यास्थता सीमा के भीतर होना चाहिए। हुक का नियम प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध के बारे में जानकारी देता है। यह प्रतिबल या विकृति को परिभाषित नहीं करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।